अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। और इससे पहले कि न्यूज़ की तरफ जाएँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, बात करेंगे आज हम बलूचिस्तान की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 अटैक्स किए गए और उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है तकरीबन 35 के करीब लोगों लोगों की जो है वो जानें गई हैं। उनमें से एक वाकया जो कि सभी रिपोर्ट कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं, वो ये भी है कि जी बस में कुछ लोग सवार थे और उनमें से 23 लोगों को बाहर निकाला गया। उनके आईडी कार्ड देख के, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को देखकर उन्हें बाहर निकाला गया और ये पता लगने पे कि वो पंजाबी हैं, उनको गोलियां मार के उनकी जान ले ली गई। ये वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ है, बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, रिपोर्ट भी होते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को रोका नहीं जा सका। कई लोगों का कहना ये है, यानी कि जो कह लीजिए बलूचिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी ना किसी जगह टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि जी बलूचिस्तान के साथ गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ मिसिंग पर्संस का इशू है। बलूचिस्तान में सी पैक के ऊपर भी बहुत एतराज है, बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल मैं ये सब बातें मानती हूँ, ऐसा सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जी आपको शिकायत आपको है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, शिकायत आपको है पाकिस्तान की एजेंसी आर्मी से और सिक्योरिटी फोर्सेस से शिकायत हो, और आप आम मजदूर जो पंजाब में अपने घर छोड़ के कोई गया है, किसी ने अपनी बहन की शादी करनी है, किसी ने अपनी माँ का इलाज करवाना है, किसी ने अपना घर चलाना है और वो अपना घर बार छोड़कर और वो बलूचिस्तान में गए हैं मजदूरी करने के लिए। निहत्ते लोग जिनके हाथ में ना कोई असला है, ना वो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि वो आपके यहाँ काम करने के लिए आए हैं, और आप उनको इस तरह से निकाल कर उनके आईडी कार्ड देख करके वो पंजाबी हैं या वो क्या है और उसके बाद उनको गोलियां मार दी जाएं, ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है और ना ही शायद आखिरी बार हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो पाकिस्तान एजेंसीज का दिखाई देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसामा बिन लादेन जो है वो 10 साल पाकिस्तान में रहता रहा, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पता ना लगा। 10 साल के बाद अमेरिका ने उसे ढूंढ ढांड के मार दिया, गिरा दिया, ले गए, क्या किया अभी तक ये बात भी किसी की समझ में नहीं आई है। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह का वाकया हुआ है जिसमें लोगों को बस से निकालकर मारा गया है, हरगिज ये इस तरह के इंसिडेंट नहीं है जिसको हम ये कह दें कि इत्तेफाक से लोग निकले और इत्तेफाक से उन्होंने बस रोकी और बस में से सवार लोगों को उतारा गया और उसके बाद उनको मार दिया गया। अगर हम बात करें होम मिनिस्टर साहब की, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के आजकल, उनका कहना यह है कि जी इस बारे में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसको जी हम पब्लिक करेंगे, उसके बाद पब्लिक को बताया जाएगा कि असल में क्या हुआ था। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि इस चीज को एक आम इंसिडेंट्स की तरह से ले रहे हैं, जो कि हमेशा से गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट हो उसका यही तरीका रहा है, और शायद इसी वजह से बलूचिस्तान का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। बलूचिस्तान में आप लोग जानते हैं बहुत टाइम से जो है वो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग शामिल थे, लेकिन इस तरह के वाकयात जिसमें कि कहा जा रहा है कि बीएलए वालों की तरफ से किया गया है, साथ साथ जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका भी यही कहना है कि जी जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनका किसी कबीले से, किसी मजहब से, किसी कंट्री से किसी से लेना देना नहीं। नहीं सर, उनका यहीं से लेना देना है और इसी रिलीजन से लेना देना है, इसी कबीले से लेना देना है और इसी कंट्री से लेना देना है। हर कुछ जो है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी न जाने ये लोग कौन है और हम इन्हें जो है डिसोन करते हैं। आपने डिसोन कर करके ही ये हालत कर दिए हैं कि अब लोग जो है उठकर मासूम लोगों को जिनका कोई भी कसूर ना हो उनको मारने के ऊपर उतर आए हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ठीक है, चाइनीज इंजीनियर से आपको शिकायत हो सकती है कि जी वो आपके यहाँ आकर काम कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस से भी आपको शिकायत हो सकती है।
आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी शिकायत हो सकती है और आप उसके लिए उनसे लड़ने को भी तैयार हो सकते हैं। ये बातें तो यहाँ तक तो कोई भी जिसमें थोड़ी सी भी सेंस होगी वो ये बात मान जाएगा। लेकिन आप उठकर और ऐसे मासूम लोगों को जिन्होंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना वो पॉलिसी मेकर्स हैं, ना वो किसी किस्म का कोई डिसीजन लेते हैं, बल्कि वो आम से मजदूर हैं, जो निहत्थे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं थी जो इससे वो आपको नुकसान करने आए हो, वो आपके यहाँ काम करने आए थे और आपने उनको बस से उतार कर जो है उनकी जान ले ली। यानी कि आपने एक साथ 23 के करीब खानदान जो है, उन खानदानों को आपने मार डाला, क्योंकि जाहिर है कि ये उनके लिए कमाने आए थे, ये अपने खानदान के लिए यहाँ पर काम करने आए थे। और जाहिर है कि इसी तरह के इलाकों में जो है बलूचिस्तान में जाकर वो मजदूरी करते थे, लेकिन आपने उन मजदूरों को मार डाला। बहरहाल बताया ये जा रहा है, जो टीवी पे न्यूज आ रही है या जो मीडिया तक प्रेस ब्रीफिंग दी गई है आईएसपीआर की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया है कि तकरीबन 21 के करीब टेररिस्ट बताए जा रहे हैं कि जिन्हें मारा गया है और 14 के करीब रेंजर्स जो हैं उनकी जाने गई हैं। लेकिन ये एक इलाके की बात है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये जो अटैक्स हुए ये एक जगह नहीं, बलूचिस्तान में 3 से 4 जगह पे अटैक्स हुए हैं और अभी तक 35 के करीब लोगों का बताया जा रहा है कि जिनकी जाने गई हैं। साथ साथ जी सरफराज बुट्टी साहब का ये भी कहना है कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो नाराज हो गए या नाराज बलोच हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं। ये कहना है सरफराज बुट्टी साहब का कि जी ये अटैक जिन लोगों ने किए हैं, जिन लोगों ने ये जानें ली हैं लोगों की, हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये नाराज बलोच हैं। इससे पहले हमेशा बात यही होती रही है कि ये नाराज बलोच हैं और इसीलिए उन्होंने इस किस्म के अटैक किए या लोगों की जान ली। लेकिन अब सरफराज बुट्टी साहब का कहना ये है कि हम उनको ये नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन्हें यही कहेंगे कि जी ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट हैं। साथ साथ जी मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है कि जी टाइम लगेगा, जिसके बाद जी हम इन लोगों को अरेस्ट कर सकें, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकें। मोहसिन नकवी साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के आजकल, वैसे तो खाली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सेनेटर भी हैं, खुदा जाने क्या क्या है, बहुत सारी चीजें इन्हीं को दे रखी हैं। बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कई लोगों में बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो सबकी सब इन्हीं को न जाने क्यों दे रखी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कहा जाता है कि भाई लोग के बड़े फेवरेट हैं। तो जी मोहसिन नकवी साहब का कहना ये भी है कि मेरे पास, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उनका कहना ये है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और सारे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के वो सॉल्व हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब इसी तरह की बात आप करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो लोग जिनकी जाने गई, वो मजदूर जो पंजाब से गए थे और जिनकी जाने गई, वो आपके कुछ नहीं लगते थे। आपके ना वो आपके चाचे मामे लगते थे, ना आप उनके चाचे मामे लगते थे, ना आपकी कोई उनसे दोस्ती थी, ना आपकी कोई उनसे रिश्तेदारी थी। तो जाहिर है कि आपने कुछ इसी तरह की बातें ही करनी है। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका भी ये कहना है कि जी इस किस्म के हादसा नहीं होने चाहिए और इस तरह की चीजों को फौरी तौर पे रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो खुद भी एक बलोच हैं, उनका कहना यह है कि जी बलूचिस्तान में जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो यकीनन एक बहुत फिक्रमंद कर देने वाली बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कोई पॉलिसी बनाइए, कुछ बताइए जिससे कि बलूचिस्तान के लोगों के मसले जो हैं, जो इश्यूज हैं उनके, वो सॉल्व हो। कुछ ऐसा बताइए जिससे बलूचिस्तान के लोग जो है वो सुकून का सांस ले सकें और इस तरह से उनको परेशानी ना हो। इसलिए कि जो लोग मार रहे हैं वो तो खैर बीएलए के लोगों का नाम लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी वो बीएलए के ग्रुप के लोग थे जिन्होंने अटैक किया। इससे पहले भी वो कई अटैक्स कर चुके हैं, चाइनीज वर्कर्स के ऊपर भी अटैक कर चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उस बात का हल क्या है? क्या हर कुछ दिन के बाद हम इस तरह की न्यूज देखें? वैसे तो हमारे एक दोस्त का ये भी कहना है कि इस तरह की न्यूज वो तकरीबन 20 साल से सुन रहे हैं कि हर कुछ दिन के बाद जो है बलूचिस्तान में इसी किस्म से लोगों को मार दिया जाता है, कभी पंजाबी कह के और कभी सिंधी कह के। लेकिन ये इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होने में नहीं आ रहे और किसी तरफ से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको रोका जाएगा या रोकने की कोशिश की जा रही है। अब टेररिस्ट के नाम पर या टेररिस्ट को रोकने के नाम पर और ये कह करके जी हम तो पाकिस्तान में
तरह तरह के ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे कि टेररिज्म खत्म होगी के नाम पे 60 बिलियन रुपीस तो हासिल कर लिए, यानी 60 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो तो पाकिस्तान आर्मी या एजेंसीज के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दे दिया है या कह दिया है कि हम दे देंगे। उसमें से 20 बिलियन रुपीस जो है वो उनको मिल भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके आगे क्या क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से मैनेज होगा, किस तरह से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरी तरफ हम बार बार कहते हैं कि जी हम एससीओ की मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें हमने कई दूसरी कंट्रीज के जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया है, साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन दे दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होगा, लेकिन इस्लामाबाद में इनको अभी तक कोई ऐसी जगह भी दिखाई नहीं दे रही जहां पर इन लोगों को बिठाया जाएगा, इन लोगों को बुलाया जाएगा या उस इवेंट को करवाया जाएगा, ये समझ लीजिए। बहरहाल हालात जो हैं वो काफी खराब से खराबतर की तरफ जाते जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त, ना पाकिस्तान के पास पैसा है और ना पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई अक्ल वाला इंसान दिखाई दे रहा है जो ये बता सके कि आखिर इस चीजों को हमने मैनेज कैसे। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो परेशानियां चल रही। बात हम करेंगे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी यानी कि अवैस लोगारी साहब की। जी हाँ, अवैस लोगारी साहब का कहना यह है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए 1 साल का वक्त दरकार है। जी हाँ, जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है उनका कहना यह है कि जी अगर पब्लिक ये चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल और दूसरे यूटिलिटी बिल जो है उसमें कमी आए तो उसके लिए उनको तकरीबन 1 साल का वक्त दरकार है, यानी 1 साल तक बिजली की कीमत जो है वो कम होने नहीं जा रही बल्कि बढ़ने ही जा रही है, शायद मिनिस्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर, यानी जो सार्फिन जो के खास तौर पे जो घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, लाइट जला ली, एसी चला लिया, फैन चला लिया या कुछ भी, तो जी आप वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह, तो जी इन लोगों के ऊपर तकरीबन 46 बिलियन रुपीस का एक और मजीद बर्डन जो है वो डालने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार हो गई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन अप्रैल से लेके जून तक 3 मंथ्स में जो है 22 बिलियन रुपीस जो है, जी हाँ, उसका जो है वो सार्फिन से यानी कि जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनसे वसूलने की तैयारी की गई है। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर बिजली की कीमत जो है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है अगर हम आईएमएफ के जरिए अपना बजट बनाएंगे और आईएमएफ से पूछकर अपना बजट बनाएंगे और बार बार आईएमएफ के दर पे जाएंगे और कहेंगे कि जी हमें पैसा दे दीजिए और हमें आपसे पैसों की जरूरत है और वो लिए बगैर हम टलेंगे नहीं, तो हमारा यही हाल होने वाला है। वैसे ये और बात है कि अभी जो $7 बिलियन आईएमएफ ने पाकिस्तान को देने थे वो देते हुए वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, और उस लिस्ट में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। जो लिस्ट अभी तैयार की गई है आईएमएफ की तरफ से जिनको लोन दिया जा रहा है, बहरहाल उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उम्मीद लगा के बैठा है कि शायद अगर आईएमएफ ना सही तो वर्ल्ड बैंक सही, वर्ल्ड बैंक ना सही तो शायद एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया या चाइना कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए। मतलब हर हाल में हमने पैसा मांगना है, हमने पैसा कमाना नहीं है, हमने काम नहीं करना। हमने ये सोच लिया है, यानी कि पाकिस्तान की जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाते हैं, मुल्क को चलाते हैं, मैं आम इंसान की, आम सिटीजन्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जो लोग पावर में है उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से भीख मांग मांग कर, कर्जा ले लेकर ही चलाना है, काम करके नहीं चलाना। वरना ये जरूर होता कि एनर्जी सेक्टर में कुछ काम किया जाता, एनर्जी थोड़ी सस्ती दी जाती, इलेक्ट्रिसिटी के बिल थोड़े कम किए जाते ताकि लोग अपना काम कर सकें। फैसलाबाद जैसे शहर जो कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि बिजनेस सिटी, कराची के बाद फैसलाबाद को भी कहा जाता है कि वहां पर बहुत फैक्ट्रीज हैं और बहुत कुछ काम वहां पर किया जाता है, वहां पर भी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होने के ऊपर आ गई हैं। कुछ दिन पहले ही 100 के करीब फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, और ये वो फैक्ट्रीज हैं जो रिपोर्ट की गई हैं, जो रिपोर्ट नहीं की गई वो मेरा ख्याल है यकीनन उससे कहीं ज्यादा होगी। तो जाहिर है अगर लोग काम करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाने के पैसे भी वो नहीं जुटा पा रहे तो वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो टीवी पे आती हो या न्यूज़पेपर में आती हो या जो इंटरनेट पे या कहीं पर भी इंटरव्यूज देते हो, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द जो है
वो एक कई दूसरी कंट्रीज से बिजनेस यहाँ पर लेकर आएगा, यानी हम एक तरह से भारत को कॉपी करने की कोशिश, नाकाम कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने पता किया है कि भारत में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गई हैं उनको भारत ने किस तरह से रखा है, उनको क्या क्या सिक्योरिटीज दी गई हैं, उनका पैसा हो चाहे उनके वर्कर्स हो, सबके सब महफूज हैं? क्या कभी किसी ने सुना कि भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनीज के कोई गए हो, चाहे इंजीनियर्स हो या कोई भी वर्कर्स हो, उनके ऊपर अटैक किया गया हो, उन्हें मारा गया हो, उनकी गाड़ी उड़ा दी हो, या उनको उठा के ले गए हो, या उनको जान से मार दिया हो, या उनको ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया हो? ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान में हुआ था। सियालकोट के जो सिटीजन जिनका, सॉरी, श्रीलंका के जो सिटीजन जिनको सियालकोट में मारा गया था, वो भी सभी को याद होगा, मेरा ख्याल है लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। और इसी तरह से चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, जापानीज वर्कर्स के ऊपर, चाहे जर्मनी से कोई आया हो, दुनिया के किसी कोने से कोई आया हो, वो पाकिस्तान आया हो और वो लुटे बगैर चला गया हो, ऐसा तो कम ही हुआ है। लेकिन खैर, हो सकता है कुछ लोग निकल भी गए हो, लेकिन आजकल ये वाकयात बढ़ गए। पहले ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से जो पाकिस्तान में आता है उसके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन पहले पाकिस्तान के हालात इससे बेहतर थे, लेकिन अब तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और उसमें यकीनन एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के लोगों के हालात, अपने जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। जॉब्स नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग यूटिलिटी बिल्स अपने नहीं दे पा रहे, और यही वो चीजें हैं जो लोगों को क्राइम की तरफ लेके जा रही है। और इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट कुछ सोच रही है ना कुछ कर रही है। हाँ, लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोगों की मोटर बाइक्स चोरी हो रही हैं, घरों में डाके पड़ रहे हैं, बैग छीने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग अचानक बैठे बैठे सबके सब क्रिमिनल कैसे बन गए। पहले भी ये सारे वाकयात हुआ करते थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे कि जिसको आप कहें कि हर दूसरे दिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि कभी किसी का बैग छीन लिया है, तो कभी किसी के घर में डाका पड़ा है, तो कभी किसी को पैसे के लिए मार दिया गया है। ये चीजें अब पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं, और उसका मेन रीजन यही है कि लोगों के हालात खराब हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा कर रही है। शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पहले लोग शिकायत करते थे कि जी पाकिस्तान से हमारी कंट्री में टेररिज्म हो रही है, और कई बार तो भारत ने भी शिकायत की है और दूसरी कंट्रीज को भी कुछ ना कुछ इशू रहा। लेकिन इस वक्त जितना पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, वो कहीं और नहीं, और उसमें जाहिर है कि करना धरना सब हमारा ही है। अब जो चीफ जस्टिस साहब को जिस तरह से धमकियां दी गई और डराए धमकाया गया, मैं तो उसको भी टेररिज्म की ही एक शक्ल समझती हूँ कि अगर आप अपने सिटिंग चीफ जस्टिस को भी नहीं बचा सकते और उनको इस बात पे मजबूर कर देते हैं कि वो अपना फैसला बदल लें, वो भी एक ऐसी पॉलिटिकल या रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के डर खौफ से, जो कहती है कि हम सर उड़ा देंगे, हम गर्दन काट देंगे और हमें करोड़ रुपया देंगे उसको जो मार डालेगा, तो इसको टेररिज्म नहीं कहेंगे तो फिर आखिर क्या कहा जाएगा। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई इसके ऊपर एक्शन करने को तैयार है, ना ही इस रिलीजियस पॉलिटिकल सो कॉल्ड पार्टी को बैन करने को तैयार है, ना कोई अरेस्ट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और उसके बाद हमारा ख्याल ये है कि सारी दुनिया के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भागे भागे पाकिस्तान आएंगे कि ये जी हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है। कोई वो जो सऊदी अरब से एक डेलीगेशन आया था जिसमें 30 के करीब सऊदीज थे, और कहा जा रहा था कि जी सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 30 या 31 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है, अभी तक आए नहीं पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, बात करते हैं, एमओयू साइन होता है, सब कुछ होता है, अगर कुछ नहीं होता तो उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता और कोई पैसा जो है वो नहीं आता। ये हमने जरूर देखा है, लेकिन उसके बाद पब्लिक को अकल आ रही है, लेकिन अगर अकल नहीं आ रही तो उन लोगों को नहीं आ रही जो मुल्क चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं। जिस दिन उनको अकल आ गई, जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच लिया, उस दिन शायद भारत को भी हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। शायद हम भारत हो या अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, सबके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकेंगे। उस दिन हर पाकिस्तानी अपना सर उठा के चल सकेगा, और शायद लोग यहाँ से ये सोचना बंद कर देंगे कि यहाँ से भागे तो कैसे भागे। खैर, यहाँ से हम चलते हैं
آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت جلدی پھر ملیں گے. تھینک یو.